Welcome, my dear students, at Captain Batra classes. I am your mentor of English, K.C. Tripathi, and all of you are aware of the fact that after COVID-19, all of you are aware that after COVID-19, we have faced the tough time, and nowadays you are coming for your offline classes and online classes as well. So today I am going to take your first lecture, and in this lecture I'll discuss about the syllabus of English. What is the introduction, what is the syllabus, how will you handle this situation, we'll discuss this. ठीक है, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, मतलब आज पहला दिन है हमारा, तो आज पहले दिन के में हम लोग केवल इंट्रोडक्शन की ही बातें करते हैं। वैसे तो हम लोग स्टूडेंट्स का भी इंट्रोडक्शन लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन नहीं लेंगे। ये मान के चलेंगे कि आप इंट्रोड्यूस्ड हैं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दिया कि देखिए माई सेल्फ केसी त्रिपाठी। चलिए यहाँ पर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछते हुए ही चलता हूँ। अगर मैं ये लिख दूँ कि माई सेल्फ केसी त्रिपाठी आई टीच यू इंग्लिश, तो आप लोग मुझे बताइए क्या इस सेंटेंस को मैंने सही लिखा है या इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। हम लोग इंट्रोडक्शन से ही बात कर लेते हैं, क्या इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। जब हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, आपने देखा होगा जब भी लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो ऐसे ही देते हैं। अब आपको यह बताना कि वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये आप मुझे बताइए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। क्या हम अपना इंट्रोडक्शन ऐसा दे सकते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंट्रोडक्शन, आई एम टॉकिंग वेदर दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट। मेरा जो फोकस होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ ग्रामर पढ़ाने के लिए हूँ, स्पोकन पढ़ाने के लिए दूसरी फैकल्टी होंगी, मैं आपको केवल ग्रामर पढ़ाऊंगा। इसलिए मेरी निगाह जब भी होगी हमेशा इस बात पर होगी कि आपके एग्जामिनेशन में क्या आता है। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि माई सेल्फ केसी त्रिपाठी, वेदर दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो सेंटेंस लिखा है, आज के बाद कभी भी आप ऐसा नहीं बोलेंगे। कभी भी लोग कम्युनिकेशन में स्पोकन इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं तो बोलने दीजिए, आप भी स्पोकन में बोलिए, लेकिन ये याद रखिएगा ग्रामर के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत है। आप कभी भी माई सेल्फ करके अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते। हालांकि स्पोकन वाले तो इसमें एक लॉजिक बताते हैं। लॉजिक ये बताते हैं वो लोग कि भाई जब हम फॉर्मल इंग्लिश में बात करेंगे तो उस समय हम लिखेंगे कि आई एम केसी त्रिपाठी, यानी फॉर्मल इंग्लिश में आप ऐसा बोलेंगे, और जब इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहां आपको कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, बोलना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या गलत है। चलिए अब देखिए ग्रामर इसमें क्या है। इसमें ग्रामर यह है कि ये जो माई सेल्फ लिखा हुआ है, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो माई सेल्फ क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और कभी भी कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह से यूज नहीं हो सकता। जैसे इसमें जो आई यूज हुआ है, दिस इज अ पर्सनल प्रोनाउन, ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपने अपनी पुरानी क्लासेस में ये चीज पढ़ी होगी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन होता है? यू। और थर्ड पर्सन में कौन होता है? ही, सी, इट। और ये अभी हम लोगों ने जो बातें की वो केवल हम लोगों ने नॉमिनेटिव केस की बात किया। अगर ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो मी होगा, अस होगा, है ना। ऐसे ही यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। और अगर हम थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो हिम होता है, देम होता है, इट का इट ही रहता है। यानी यहां जो आई लिखा हुआ है वो क्या है, यहां सब्जेक्ट बनकर के आ रहा है। मैंने आपको बताया कि जो आई है ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये नॉमिनेटिव केस में है। याद रखिएगा, नॉमिनेटिव केस में अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है तो वो हमेशा सब्जेक्ट बन करके आता है, और यहां पर हमें जरूरत किसकी है? जरूरत है सब्जेक्ट की। तो जहां पर सब्जेक्ट आना चाहिए था
वहां पर हमने क्या क्या कर दिया, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लिया। ये ग्रामर की एरर है। ग्रामर में कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट की तरह से काम नहीं कर सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट तरह से काम कौन करेगा, केवल और केवल नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन काम कर सकता है, जैसे ये आपका आई है। अब देखिए दूसरी गलती, देखिए आप देखिए कि इंग्लिश कहने के लिए तो बड़ा ये है कि हम लोग बोल देते हैं तुरंत, हमारे दिमाग में हमने बोल डाला, लेकिन आप देखिए मैं अभी आपको कोई ग्रामर बहुत डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप देखिए हम लोग कितना गलत बोलते रहते हैं। आगे देखिए, अब यहां पर मैंने एम लिखा हुआ है। एम जो लिखा हुआ है ये इस सेंटेंस में वर्ब है, यानी एम जो है ये वर्ब है। और केसी त्रिपाठी क्या है ये अभी मैं आपसे बाद में बात करता हूं। और इस वाले सेंटेंस में देखिए, इस वाले सेंटेंस को वैसे कहने के लिए तो हम लोग इसको भी सेंटेंस कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ये वास्तव में सेंटेंस है ही नहीं। और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमें कोई भी चीज बोलनी है तो हम किस फॉर्म में बोलते हैं, हमेशा सेंटेंस के फॉर्म में बोलते हैं। और सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन आप लोग भी जानते होंगे कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस शब्दों के समूह को कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब अगर हम केवल इतना ही बोलें तो आप देखो क्या इसमें शब्दों का समूह नहीं है, इसमें जो माई सेल्फ लिखा है ये वर्ड है, ये जो केसी त्रिपाठी लिखा है ये भी वर्ड ही तो है, लेकिन आप इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन आगे सुनिए, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन सच अ वे, जिसको हमने इस तरह से लिखा हो, किस तरह से लिखा हो, इंग्लिश लैंग्वेज में ये नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर यहां पर वर्ब आता है, फिर यहां पर ऑब्जेक्ट आता है, या जो कुछ भी हमने लिखा होता है उसे हम वैसे ही प्रॉपर ऑर्डर में करते हैं। अगर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं करेंगे तो वो अपनी पूरी मीनिंग नहीं देगा। अब इस वाले सेंटेंस में आप देखो, इसमें तो ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो यानी कुल मिलाकर के ये सेंटेंस है ही नहीं। सेंटेंस में तीसरी डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन सच अ वे, यानी जिसको हमने इस तरह से लिखा हो, किस तरह से, यानी ग्रामेटिकल ऑर्डर में, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तीसरी बात इसमें यह है कि दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, जिसकी कंप्लीट मीनिंग आती हो। अगर आप उसको ग्रामेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो उसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं आएगी। जैसे ये लिखा है ना कि आई एम केसी त्रिपाठी, या चलिए मैं ये हटा देता हूं, बार बार मेरा ही नाम आ रहा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि आई एम अमित, आई एम अमित। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को, इन्हीं वर्ड्स को उल्टा पुल्टा कर दूं, जैसे अगर मैं अमित लिख दूं, एम लिख दूं और यहां पर आई लिख दूं, तो क्या आप इसको सेंटेंस बोलेंगे? आप कहेंगे नहीं सर, उतने ही वर्ड्स इसमें आए हैं, लेकिन हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। इसको हम सेंटेंस क्यों नहीं कह सकते? हर बच्चा क्लास में बैठा हुआ ये बता सकता है कि सेंटेंस इसलिए नहीं कह सकते कि सेंटेंस में सबसे पहले क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं। सेंटेंस में उसके बाद हम वर्ब यूज करते हैं, और उसके बाद हम, अब ये आप लोग बताएंगे कि इसमें जो अमित लिखा ये क्या है, इसीलिए मैंने अभी इसको बोला नहीं कि इसमें जो अमित लिखा है वो क्या है सेंटेंस में पोजीशन, ये आप बताएंगे। ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए पहले। तो मैंने बोला कि अगर हम लोग आई एम अमित अगर इस तरह से बोलेंगे, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में बोलेंगे, तभी ये अपनी कंप्लीट मीनिंग देगा। अगर हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में नहीं कहेंगे तो ये अपनी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है। तो ये सेंटेंस की डेफिनेशन है। तो जहां से मैंने शुरुआत किया था कि माई सेल्फ केसी त्रिपाठी, इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं, पहली बात तो वो सेंटेंस है ही नहीं, है ना। और अगर वो सेंटेंस नहीं है ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब कि वो गलत है, हम उसका यूज ग्रामर में नहीं कर सकते हैं। तो अब मैंने लिखा कि आई एम अमित, तो इतनी बातें तो मैंने आपको बता दी कि आई जो लिखा ये सब्जेक्ट है, आई एम जो लिखा ये वर्ब है। अब आप लोग ये बात बताएंगे कि इसमें जो अमित लिखा है वो क्या है। चलिए बताइए, अमित इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट। श्योर? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आप भी बताइए। नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए, ये हमारे पुराने विद्यार्थी हैं तो इतना तो अंतर रहेगा ही।
ध्यान दीजिएगा, इसमें जो अमित लिखा हुआ है, तो आप बताइए क्या है अमित फिर इसमें जो अमित लिखा है, बैठ के ही बता दिया करिए, बैठ के बता। इसमें जो अमित लिखा है ये क्या है? नहीं बेटा, आप देखो यहाँ आप गड़बड़ा दिए ना। आप जानते हैं कि कोई भी जो नाउन होता है वो, अगर कोई आप प्रॉपर नाउन लेंगे तो अगर वो सब्जेक्ट बन करके आएगा तो भी वैसा ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट बन करके आएगा तो भी वैसा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप ये कहें कि अमित रीड्स अ बुक, अमित रीड्स अ बुक, इस सेंटेंस में अमित जो है ये सब्जेक्ट है, रीड्स जो है ये वर्ब है, और बुक क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। अब देखो अगर मैं ये कह दूं कि आई टॉट अमित, देखो यहां पर अमित जैसे इधर लिखा हुआ था, जैसे ये आपका यहां लिखा था, वैसे ही तो यहां पर भी लिखा हुआ है। यानी अमित जब सब्जेक्ट बन करके आया तो भी वैसा है, और जब ये ऑब्जेक्ट बन करके आया तो भी वैसा है। यानी नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों स्थितियों में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि क्योंकि जो आपके प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, चाहे आप उनको सब्जेक्ट बनाइए चाहे ऑब्जेक्ट बनाइए। प्रॉपर नाउन्स ही नहीं, जितने नाउन्स होते हैं, अगर इसी की जगह पे आप कोई प्रोनाउन ले लीजिए, जैसे अगर मैं अमित की जगह पर ले लूं आई रीड, आई अब यहां पर लेंगे तो रीड्स हो जाएगा आई के अकॉर्डिंग, आई रीड अ बुक। अब जरा इसी को ये कह दीजिए कि ही टॉट मी, यानी आई को जब आप ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, मी हो जाएगा। ये आप सब जानते हो। चलिए, तो यहां पर हम लोग थे, देखिए कितनी छोटी बात आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। यानी अगर मैंने तो अभी सब्जेक्ट आप लोगों से पूछा नहीं था, अभी कहिए तो सब्जेक्ट पूछ लूंगा तो सब्जेक्ट भी नहीं पहचान पाएंगे। सबसे बिल्कुल बेसिक बात, इससे छोटी बात मेरी जानकारी में तो अब ABCD ही बचता है कि ABCD शुरू करूं कि बच्चों ABCD बताओ, कॉन्सोनेंट बताओ, वॉवेल बताओ, क्योंकि बहुत सारे टीचर तो ऐसे भी जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल से शुरुआत करते हैं। मैं अपना स्टैंडर्ड इतना नहीं गिराता हूं कि अब आपसे कॉन्सोनेंट और वॉवेल, लेकिन मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से शुरुआत किया, जिसको आप लोग अपने प्राइमरी की क्लासेस से पढ़ते हुए, नर्सरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आप लोग एक चीज में तो गड़बड़ी कर ही डाले कि आपने अमित को यहां पर ऑब्जेक्ट बताया, क्योंकि आपको अभी ऑब्जेक्ट पहचानना आता नहीं और ना ही सब्जेक्ट ही पहचानने आता है। मैं ये भी गारंटी के साथ कह रहा हूं, अभी आगे लिखूंगा, ना ही सब्जेक्ट पहचानना आता, क्योंकि आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि अगर वर्ब से कौन का प्रश्न करें तो जो उत्तर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब से अगर क्या का प्रश्न करें तो जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, वर्ब के बाद आने वाला हर नाउन और प्रोनाउन कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे यहां पर जो अमित लिखा हुआ है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा गंभीरता से सुनिए, ठीक है भाई, नहीं पढ़े हैं तो सुनना पड़ेगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम इन बातों को सुन रहे हैं और आज आप कंपटीशन की क्लास में बैठ कर सुन रहे हैं, तो यहाँ पर चीज़ें गंभीरता में डिस्कस की जाएंगी। मोटी मोटी बातें तो होंगी, लेकिन मोटी मोटी के साथ पतली पतली बातें भी होंगी, ठीक है। अब जैसे देखिए, इसमें जो अमित लिखा हुआ है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यहाँ जो अमित लिखा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट है। अब ये आप जानेंगे कैसे कि ये कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट है? तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? सब्जेक्ट जनरली हम लोग यही बोलते हैं कि जो एक्शन का डूअर होता है, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन अब इसी में देख लीजिए आप, आई एम अमित में आई कौन सा काम कर रहा है, जरा बताइए। अगर हम लोग ये वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें कि कर्ता, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, तो अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि यहां पर आई के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है। अरे भैया, अमित तो इंट्रोड्यूस, वो अपने को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अमित को कहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आई एम अमित, तो आप तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए, जो एम लिखा हुआ है, आप जानते हो इज, एम, आर, वॉज, वर,
होता है कि नहीं? ये क्या होते हैं? ये सभी बी के फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। इनको हम कैसे यूज करते हैं? एक तो इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से यूज करते हैं, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। दूसरा याद रखिएगा कि अगर आप इनको अकेले यूज करते हैं तो ये क्या होते हैं? तब ये मेन वर्ब की तरह से यूज होते हैं। यहां पर ये जो एम लिखा है, दिस इज अ मेन वर्ब, इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब का काम करते हैं। और जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उस समय ये क्या काम करते हैं? किसी के एग्जिस्टेंस को, यानी उसके अस्तित्व को, यानी उसके होने को दिखाते हैं, ना कि कोई चीज के करने को दिखाते हैं। तो भाई साहब, जब कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है तो आपने ये कैसे सोच लिया कि यहां पर डूअर है? डूअर तो तब होगा जब कोई कार्य होगा, जब कोई एक्शन हो रहा होगा, तब तो आप कहेंगे ना कि ये इसको करने वाला। और जब एक्शन ही नहीं हो रहा तो करने वाला कहां से आ गया? चलिए, इसमें तो मैंने मान लिया कि अमित रीड्स अ बुक में अमित जो है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि अमित जो है ये पढ़ने का काम कर रहा है और अमित इस एक्शन का डूअर है। चलिए, आपकी परिभाषा यहां 100% सही हो गई। लेकिन जरा यहां बताइए, यहां कौन सा एक्शन हो रहा? तो जब एक्शन ही नहीं हो रहा तो सब्जेक्ट कहां से आ गया? याद रखिएगा, सब्जेक्ट की ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक कॉम्पिटिटर के जवाब देने लायक नहीं है। सब्जेक्ट की असली डेफिनेशन क्या होती है? सब्जेक्ट की असली डेफिनेशन ये होती है कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस वी आर स्पीकिंग और टॉकिंग अबाउट। सेंटेंस का वो हिस्सा हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहां पर हम अमित के बारे में, भाई हम क्या बोल रहे हैं? अमित रीड्स अ बुक में ना तो पढ़ने की बात कर रहे हैं ना बुक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अमित की बात कर रहे हैं। भाई अमित पढ़ाई कर रहा है। जब हम ये कहते हैं कि आई एम अमित, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? आई के होने की बात कर रहे हैं कि मैं अमित के रूप में संसार में हूं, मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरा अस्तित्व है। तो इस तरह से यहां क्या है? आई, यहां पर जो आई है वो सब्जेक्ट है। तो अब आप देखो, सब्जेक्ट की ये वाली जो डेफिनेशन है कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता, बताता मैं भी हूं, लेकिन मैं इसको काम चलाऊ परिभाषा में रखता हूं कि जो एक्शन का डूअर है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन ये काम चलाऊ परिभाषा है। अगर कोई आदमी आपसे ये सेंटेंस लिख करके पूछ लेगा कि बेटा आई एम अमित में सब्जेक्ट कौन है, आप इसको प्रूव करिए कि आई सब्जेक्ट कैसे है, तो आप इसके आधार पर प्रूव नहीं कर सकते कि जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा, क्योंकि जब कार्य ही नहीं हो रहा है तो करेगा कौन, है ना? तो इस तरह से इज, एम, आर, वॉज, वर, ये किसी चीज के एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को, उसके होने को दिखाते हैं, ना कि कोई चीज के करने को दिखाते हैं। क्योंकि बातें बहुत है, धीरे धीरे डिस्कस होंगी। अन्यथा अगर हम लोग वर्ब में चले जाएं, आप जानते हैं कि जैसे ये जो रीड्स लिखा हुआ है ये एक्शन है, और आपको पता है कि वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। अब अगर होने वाली बातें होंगी तो वहां पर अपनी ये डेफिनेशन कैसे अप्लाई करेंगे? बहुत सारे लोग तो यही बताते हैं, बहुत सारी किताबों में ये लिखा है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड और अ डूइंग वर्ड। सीबीएसई आईएससी बोर्ड की जो किताबें उनमें एक लाइन लिखी होती है वर्ब के डेफिनेशन में कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड। अब मैं पूछता हूं कि ये जो एम लिखा हुआ है ये ना तो एक्शन वर्ड है और ना ही डूइंग वर्ड है, तो ये वर्ब कैसे है? तो यहां पर भी परिभाषा फेल। तो ये सब मोटी मोटी बातें छोटे बच्चों को समझने के लिहाज से जरूरी हैं, मतलब उनके लिए ठीक है, लेकिन आप जैसे जो कंपटीशन देने जा रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो आई एम अमित है ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दें तो ऐसे ही अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि अपना इंट्रोडक्शन देने के दौरान आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि माई सेल्फ अमित, लेकिन ये याद रखिएगा ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम वही प्रोनाउन करेगा जो नॉमिनेटिव केस में होगा। ठीक है ना? आपने तो पढ़ा होगा प्रोनाउन की नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सारी चीजें होती। तो ये मैंने आपको बताया कि
ये हमारा इंट्रोडक्शन देने के दौरान हम अपना ऐसा इंट्रोडक्शन देते हैं और इसमें कुछ ग्रामर है जो मैंने आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग आज पूरी बातें तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, जो मैंने सोचा था वो संभव नहीं है। ये जो हम लोग सोच के आते हैं वो ऑनलाइन में ही संभव हो पाता है कि भाई उतना आए और बच्चे सामने नहीं, अपना आए और बोले और चले गए। इसीलिए उसको वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। पढ़ाने का असली मज़ा, हालांकि आप लोग भी इसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें ऑफलाइन क्लास, लेकिन हमें लगता है कि आगे आने वाला जो ज़माना है, अगले कुछ दिनों में ऑनलाइन ही क्लासेस चलेंगी, ऑफलाइन क्लासेस मेरे को लगता है बंद ही हो जाएंगी। लेकिन चूंकि डिफेंस में क्या होता है, डिफेंस में अभी एक बात पर हमने डिस्कशन नहीं किया, अभी तो आए ही हैं, वो है आपकी पर्सनैलिटी। डिफेंस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है बच्चों की पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट योर हैबिट्स, कि जो आपकी आदतें होती हैं वही आपकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं, है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी, कि आप कैसे सोचते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ बच्चों के सामने होने पर ही इम्प्रूव किया जा सकता। जैसे जब आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो मोबाइल लेके लेटे रहते हैं, कहीं कुछ करते रहते हैं, खाते रहते हैं, दोस्त से बतियाते रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पर बैठ करके आप पढ़ते हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं। अगर आप सीधे नहीं बैठे, हम आपको डांट देते हैं, सिट स्ट्रेट। और आपकी बहुत सारी आदतें हम सुधारते रहते हैं। तो ये चीज़ें ऑनलाइन में तो हो नहीं सकती हैं। तो डिफेंस में क्या होता है कि यहाँ बच्चों की पर्सनैलिटी पर काम करना पड़ता है। दूसरा, आपको फिजिकल कराना पड़ता है ना। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा रोकती हैं। चलिए हम लोग इंग्लिश का सिलेबस अब थोड़ा डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दिया और कुछ उसमें ग्रामर था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मेरा अपने पहले लेक्चर में, ऑफलाइन क्लासेस में, पहला जो मेरा कार्यक्रम होता है वो यही होता है कि मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि आपके इंग्लिश का सिलेबस क्या है। भाई देखो, अगर किसी को यही ना मालूम हो कि हमें क्या पढ़ना है, और ध्यान रखिएगा अगर इसमें से कोई भी चीज़ छूट जाएगी तो मुझे ज़रूर याद दिलाइएगा कि सर आपने ये वाली बात छोड़ दी। हालांकि मैं यहाँ छोड़ने के लिए नहीं खड़ा हूँ, है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोग हमारे रिजल्ट हैं। कोई भी संस्था में जो विद्यार्थी आते हैं वो उस संस्था के रिजल्ट होते हैं। आपका जो बैच 1 था और बैच 4 था, जो एनडीए वाले बैचेस थे, भी एनडीए का रिजल्ट आया। एक एक बैच से 6-6, 7-7 बच्चों का सिलेक्शन। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी हमको बताया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बताते भी नहीं। चलिए ठीक है, हमारा निकल गया, क्या मतलब है बताने का। कितने ऐसे बच्चे हमको मिले हैं जो 3-3, 4-4 साल से नौकरी कर रहे हैं डिफेंस में, कमीशन ऑफिसर हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं। दूसरा बच्चा आके बताता है, या कभी नॉन कमीशन वाले की मुलाकात कमीशन वाले से हो गई तो बातचीत के दौरान पता चलता है कि हम भी कैप्टन बत्रा क्लासेस से पढ़ के आए, तुम भी कैप्टन बत्रा क्लासेस से पढ़ के आए हो, तो वो ये बात बताते हैं। तब हमें पता चलता है कि यार ये तो हमारा विद्यार्थी था। तो मतलब लोगों की सोच अपनी अलग अलग होती है। बहुत सारे बच्चे नहीं बताना चाहते। हाँ, जो बच्चे कनेक्टेड होते हैं कि हाँ हमें सर को इस बात का श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ मेहनत की, हमको पढ़ाया है, तो हमारा सिलेक्शन हुआ है, इसमें उनका भी कुछ रोल है। हालांकि ये बात मैं एडमिट करता हूँ कि आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल आपका होगा। हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि हम पढ़ा करके ये कह दें कि नहीं हम किसी बच्चे का 100% सिलेक्शन करा देंगे। अगर ऐसा हम कह सकें तब तो भाई हम भगवान हो गए, और तब हम कहेंगे देखो हमको 10 लाख रुपए चाहिए, इतनी कम फीस नहीं चाहिए, हम तो बच्चे का सिलेक्शन करा देते हैं। हम बेटा सिर्फ इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि हम अपना 100% क्लासरूम में आपको देंगे। अब जब आप भी अपना 100% देंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। हम सिर्फ इसकी गारंटी ले पाएंगे कि हम आपको 100% देंगे। हमारी तरफ से कोई गिला शिकवा कोशिश करेंगे कि आपको ना हो। दिस विल बी अवर एफर्ट। केवल हम इसकी गारंटी देंगे, बाकी कोई जादू की छड़ी नहीं। आइए हम लोग पहले सिलेबस में बात करते हैं। सिलेबस में सबसे बड़ी जो चीज होती है, सबसे पहली जो चीज होती, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप सभी जानते हैं कौन कौन से हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। चलिए शुरुआत के बाद जैसे मैंने सेंटेंस की थी वैसे ही मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा और आपसे पूछते हुए आगे बढ़ूंगा। कौन मुझे बताएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसे कहते हैं? एक बात मैंने बता दी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, है ना,
ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इतना मैंने बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। यही मत बोल दीजिएगा कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, यही नहीं बोलना है आपको। मुझे बताना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे, क्योंकि जो आपको बोलना था वो मैंने बोल डाला पहले ही। आप यही बताते कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। चलिए आज से याद रखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। हालांकि आगे, अभी तो मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं, आगे मैं आपको लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड while speaking, that are used while speaking or writing, while speaking or writing। इसका अर्थ क्या हुआ, लिखते समय या बोलते समय हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उन वर्ड्स को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आज से अगर कभी कोई आपसे पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो ये नहीं बताइएगा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। पहले ये बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द वर्ड्स। अब आप खुद ही देख लो कि इसमें लिखा है स्पीच। स्पीच का मतलब होता है बोलना, और पार्ट्स का मतलब होता है उसके भेद या उसके अंग या उसके हिस्से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ क्या है कि बोलने के दौरान हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं, जिन शब्दों को यूज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बोलने के दौरान या लिखने के दौरान, है ना। अब आप ये सभी को मालूम है कि इंग्लिश में टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसका अर्थ क्या है, जब कोई ये बोलता है कि इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसका मतलब क्या निकालना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ब्रह्मा ने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बना करके उतारा है यहाँ पर, मतलब जीसस क्राइस्ट ने बना के उतारा है। इंग्लिश है तो जीसस क्राइस्ट ने बना, ऐसा कुछ नहीं बेटा। इंग्लिश लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज होते हैं उन वर्ड्स को हमने कुछ नाम दिए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 2 लाख वर्ड हैं। 2 लाख मैंने ज्यादा बताया है, इससे कम है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 2 लाख वर्ड्स है। मैं एक रैंडम बात आपसे कर रहा हूं। तो ये जो 2 लाख वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को या तो आप नाउन कहेंगे, या तो प्रोनाउन कहेंगे, या तो वर्ब कहेंगे, या तो कंजंक्शन कहेंगे, या तो प्रीपोजिशन कहेंगे। यानी इन सारे वर्ड्स को हम 8 नाम से बुलाते हैं। ऐसा कोई वर्ड आप बोल करके नहीं दिखा सकते जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन से बाहर चला जाए। अगर कोई वर्ड आपके दिमाग में हो तो अभी बता सकते हैं कि सर मेरे को एक वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको नाउन कहूं कि प्रोनाउन कहूं। मैं तो बता सकता हूं आपको, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कि आप ये नहीं क्लासिफाई कर पाएंगे कि इसको नाउन में रखें कि प्रोनाउन में रखें कि वर्ब में रखें कि एडवर्ब में रखें। लेकिन ये आपकी सोच होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने अभी आपको ये बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज होते हैं उन वर्ड्स को हमने 8 नेम से उनको बुलाते हैं। यानी वो 8 भागों में, 8 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बाकी हम लोगों ने बात किया कि उसको जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब मैंने एक सवाल आपके लिए रखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये सवाल मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि आप ये भी देखते चलें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ, थोड़ा आप भी तो एक्टिव हो, मैं तो बोल ही रहा हूं, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस में क्या एरर है। पहले एक बात मेरी सुन लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच से यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब से जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और वो जो सेंटेंस होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, A, B, C और D, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर आपको लगता है कि ग्रामर के अकॉर्डिंग A पार्ट में एरर है तो वो आपका आंसर होगा, B पार्ट में एरर है तो वो आपका आंसर होगा, और C पार्ट में एरर है तो वो आंसर होगा। और अगर आपको लगता है कि नो द सेंटेंस इज करेक्ट, देयर इज नो करेक्शन, देन D पार्ट आंसर होगा।
मैंने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रखा क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, तो मैंने बहुत ही आसान सवाल रखा है जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को। पहला लिखा है ऑल हिज रिलेटिव एक्सपेक्ट, यानी उसके सारे रिलेटिव रिश्तेदार इस बात की आशा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं दैट हिज डॉटर्स, कि उसकी जो डॉटर्स हैं हैव गॉन ऑन अ मंथ्स वेकेशन, कि वो 1 महीने की छुट्टी पर गई हैं। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि इस सेंटेंस में कहां गलती है, बताइए क्या एरर है इस सेंटेंस में। ध्यान से पढ़िए। ऑल हिज रिलेटिव एक्सपेक्ट दैट हिज डॉटर्स हैव गॉन ऑन अ मंथ्स वेकेशन। एक एक पार्ट को अलग अलग करके देखना चाहिए। जैसे पहले ऑल हिज लिखा है, पार्ट ए हो गया। रिलेटिव एक्सपेक्ट दैट हिज डॉटर्स, पार्ट बी हो गया। और हैव गॉन ऑन अ मंथ्स वेकेशन, पार्ट सी हो गया। मैंने कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं रखा, अन्यथा एनडीए में और नॉन कमीशन में भी, एनडीए में तो जो सवाल आते हैं स्पॉटिंग एरर का जो क्वेश्चन होगा उसको पढ़ करके आप उसका मतलब ही कई बार नहीं समझ पाएंगे, और जब उसकी मीनिंग ही नहीं आएगी तो हम उसको फिर करेंगे कैसे, है ना। ये भी बहुत कठिन बात होती है कि भाई हमारे को उसकी मीनिंग नहीं आती तो हम उसका आंसर कैसे दें। तो मीनिंग जानना भी बहुत ज़रूरी है, यही तो पहली बात है। चलिए बताइए फिर क्या गलती है इसमें, कोई भी बता सकता। ध्यान से पढ़िए, मैंने बोला कि किसी नियम पर आधारित नहीं, बहुत छोटी सी बात है, नहीं बताएंगे। देखिए, अब नहीं बताएंगे तो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए इस सेंटेंस में गलती यह है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब लिखा है ऑल हिज और आगे भी देखिए कि यहां पर लिखा है डॉटर्स, इसका मतलब ये ऑल डॉटर्स के लिए नहीं है, ऑल लिखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, ऑल किसके लिए आता है, कभी एक के लिए तो आता नहीं, कई होंगे तभी आया होगा। यानी जब यहां ऑल हिज लिखा है तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां रिलेटिव्स होना चाहिए। कितनी छोटी सी बात पूछी थी मैंने, ऑल हिज रिलेटिव्स, क्योंकि जो ऑल होता है ये ऑल क्या है, ऑल एडजेक्टिव भी होता है और ऑल जो है ये एक प्रोनाउन भी होता है। ये एडजेक्टिव का भी काम करता, प्रोनाउन का भी काम करता। अब इसको हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं और इसको हम प्लूरल में भी यूज करते हैं, इसको दोनों में हम यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर इसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन अगर वो अनकाउंटेबल होगा, जैसे अगर मैं ये कह दूं कि ऑल हिज मनी, ध्यान दीजिए मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी को काउंट नहीं किया जा सकता। ऑल हिज मनी हैज बीन स्पेंट, यानी उसका सारा पैसा खर्च हो गया। अब आप देखो ये जो ऑल लिखा है इसके साथ यहां मनी आया है और इसके साथ जो वर्ब हमने यूज की है वो क्या है, ये वर्ब आपकी सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं ये कहता कि ऑल हिज फ्रेंड्स, अगर ये मनी की जगह पर मैं लिख दूं कि ऑल हिज फ्रेंड्स, तो मैं ये कहूंगा कि हैव गॉन, ऑल हिज फ्रेंड्स हैव गॉन। अब ध्यान दीजिए ऑल वही है, यानी ऑल यहां पर भी लिखा है और ऑल जो है इसके लिए भी ऑल आया है और इसके लिए भी ऑल आया है, लेकिन यहां जो ऑल आया है उसके लिए वर्ब क्या हो रही है, प्लूरल, और इसके लिए वर्ब क्या हो रही है, सिंगुलर। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दिस दैट ऑल is an adjective or pronoun that is used in singular and plural as well. This depends on you. आपको सेंस निकालना है। अब आप देखो जब यहां पर रिलेटिव लिखा है, इससे ये क्लियर है कि यहां पर इसको हमें क्या लिखना चाहिए था, प्लूरल लिखना चाहिए था, ऑल हिज रिलेटिव्स लिखना चाहिए था। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक थी कि यहां पर हमें सिंगुलर नाउन लिखा था, जो कि हमें इसको प्लूरल नाउन बनाना चाहिए था। कितनी छोटी सी बात थी। अब आप लोग कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं कर पाए मालूम है, ये या तो आप लोगों ने प्रयास नहीं किया, बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, बार बार कहने पर भी सिर्फ बैठ के सुनते रहते हैं, पैसिव बने रहते हैं, और दूसरी बात ये होती कि या दिस लैक्स प्रैक्टिस,
कि प्रैक्टिस की कमी होती है। अब जैसे इस तरह क्वेश्चन मैंने एक बार आपको करा दिया, अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा आप बड़ी इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन ये आते हैं, और इन पर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा और आपको बताना होगा किस पार्ट में करेक्शन है, अगर नहीं है तो डी मतलब नो एरर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट में आते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? मतलब देखिए इनको देखिए सो रहे हैं बार बार। अब क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो मैं कुछ इनको बताता, कहानी किस्सा सुनाता, है ना। तो ये लोग हो सकता है कहीं बाहर से आए हों, अभी रात में ही ट्रेन से आए हों, मैं समझ सकता हूँ समस्याएं होती हैं, ऐसी बात नहीं है, बट क्रिएट इंटरेस्ट। ठीक है, जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट लेंगे, देखो नींद कब आती है, अगर अभी मूवी लगाए होते यहाँ पर ये हमने बोर्ड पर, हाँ नई वाली जो लेटेस्ट मूवी आई है, तो चाहे रात भर जाग करके ट्रेन में आए होते, पलक न झपकती इनकी, मतलब पूरा मजा लेते मूवी का। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दिस कि आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखो यही खेल है बुद्धि का, कि हमेशा हमारा मन, बुद्धि तो कहती है कि नहीं पढ़ने आए हो, ये हित की बात ये है, हित की बात मूवी नहीं है, मन लगा के पढ़ाई करो, लेकिन मन जो है वो गड़बड़ करता है, हमको धोखा देता है। इसलिए डिसीजन लीजिए, नो नो चले लगे रहो। जैसे जब एग्जाम आ जाता है तब नहीं आती नींद, क्यों? क्योंकि बुद्धि ने डिसाइड कर लिया कि भैया एग्जाम है महीना भर, 15 दिन बाद, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। अगर यही डिसीजन, यही डिटर्मिनेशन जब आपने आज एडमिशन लिया, आज के दिन से हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा कि आप एग्जाम का वेट नहीं करेंगे और बढ़िया से आपकी तैयारी होगी। इसलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बी कॉशियस दैट यू हैव टू अचीव योर टारगेट अनफेलिंगली एंड थिंक दैट वन सीट इज फॉर यू। एक सीट मेरी है और मैं इसको ले करके ही अपने घर लौटूंगा। ये नहीं कि आधे अधूरे मन से प्रयास करेंगे, हाँ हंसी मजाक मस्खरी करते हुए करते रहेंगे, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा जब मन लगा के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट लेना सीखिए अपने पढ़ाई में, अपने काम में। ठीक है, खैर चलिए, तो अब मैं अगली बात लेता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर मैं एक बात नहीं बता पाया आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो जो क्वेश्चन आते हैं, अगर एनडीए की बात करूं तो एनडीए में लगभग 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं स्पॉटिंग एरर के, लगभग 10 to 12 क्वेश्चन, 10 से 12 सवाल स्पॉटिंग एरर के आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, सीधे सीधे ABCD वाले फॉर्मेट में। नॉन कमीशन में यानी XY के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, क्योंकि कुल 20 क्वेश्चंस इंग्लिश में होते ही हैं, तो ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं इसमें कुल कितने क्वेश्चंस होंगे? 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम। वैसे तो कभी एक ही क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन स्पॉटिंग एरर का एक ही सवाल आता है। अब हम लोग टेंस की बात कर रहे थे, तो टेंस में याद रखिएगा, टेंस में क्या हो गया, टेंस में जो है टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ये नॉन कमीशन का ज़्यादा फेवरेट है, यानी XY SSR AA में आते हैं, और एनडीए में जो क्वेश्चन आता है टेंस का वो स्पॉटिंग एरर का होता है और फिल इन द ब्लैंक्स का होता है। तो यहाँ मैं स्पॉटिंग एरर केवल बात करने जा रहा हूँ। टेंस तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पूछूंगा बस, लेकिन थोड़ा सा जरूर पूछ करके आगे बढ़ूंगा। अगर सभी लोगों ने टेंस पढ़ा है तो पहले क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन में क्या एरर है, वो तो आप लोग बाद में बताइएगा। पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे टेंस किसे कहते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक बातें पूछ रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं पूछा कि आप लोग कह दे सर अभी आपने ये सब पढ़ाया तो है नहीं, अब पूछना पहले शुरू कर दिया। तो मैं वो चीज़ें पूछ रहा हूं जो ये एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि अगर इंटरमीडिएट पास करके आप बैठे हुए हैं तो टेंस की डेफिनेशन तो जरूर जानते होंगे कि टेंस किसे कहते हैं। तो आप मुझे बताइए टेंस किसे कहते हैं, कौन बताना चाहे? नहीं बेटा, ठीक नहीं है। और कौन बताना चाहेगा? कोई नहीं बताएगा, आप बताएंगे? नहीं। देखिए अगर मैं टेंस अभी आपसे पूछा मैंने, अगर आप लोग बताते तो मालूम क्या बताते हैं? ये बताते कि सर काल या समय को हम टेंस कहते हैं। एक लोग संकोच जरूर किए, लेकिन ये बात बताना चाहिए था आपको, यही बताना चाहिए था, बोलना चाहिए
बोलना मतलब जो भी आपको आ रहा है बोलिए, हम तो आपको इनवाइट ही कर रहे हैं, क्यों संकोच किस बात का। तो टेंस किसे कहते हैं, आप लोग ऐसे बोलते हैं काल या समय को हम टेंस कहते हैं। याद रखिएगा, यहां तक कि किताबों में खुल्लम खुल्ला ये लाइन लिखी हुई है कि काल या समय को हम टेंस कहते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन गलत है। काल या समय को हम टेंस कहते हैं, ये अधूरी परिभाषा, ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम गलत है, लेकिन ये अधूरी परिभाषा है। बस थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा टाइम है भी नहीं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, एक सेंटेंस है कि ही गोज टू स्कूल, और दूसरा सेंटेंस है कि ही गोज टू दिल्ली टुमारो। चलिए मुझे बताइए इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। ही गोज टू दिल्ली लिखा है और ही गोज टू स्कूल लिखा है, और ही गोज टू दिल्ली टुमारो। अगर आप देखेंगे, आप लोग कहते हैं ना कि जो वर्तमान समय को दिखाता है उसको हम मतलब प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो पास्ट को शो करता है उसे पास्ट। तो मैंने यहां पर जो लिखा है, आप सभी यही बोलोगे कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं। यानी गोज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये वाला भी गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कहने का मतलब दोनों का टेंस सेम है, लेकिन अगर आप इसके समय की बात करेंगे तो इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में बिल्कुल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब आप कहते हैं ही गोज टू स्कूल, इसका मतलब वह स्कूल जाता है, यानी वर्तमान में वो जा रहा है। ये नहीं बोलूंगा, नहीं भी तो कंटिन्यूअस बन जाएगा। वह स्कूल जाता है, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ये प्रेजेंट में है और प्रेजेंट की बात भी कर रहा है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ही गोज टू दिल्ली टुमारो, इसका अर्थ मालूम है क्या है? इसका अर्थ ये है कि ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, यानी ये लिखा तो प्रेजेंट है लेकिन बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा फ्यूचर की। तो अगर कोई केवल इतना बोले कि हम काल या समय को टेंस कहते हैं, तो मैंने तो आपको यह दिखा दिया कि टेंस में और समय में थोड़ा अंतर है। टेंस और समय में क्या अंतर है? याद रखिएगा, टेंस का मतलब ये होता है, टेंस उसे कहते हैं जो टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी किसी कार्य के होने के समय को दिखाता है, जो आप लोग बोलते हैं काल या समय को टेंस कहते हैं। दूसरा यह है कि वो क्या काम करता है, वो फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वो क्रिया के रूप को दिखाता है। टेंस के दो काम होते हैं, वो फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखाता है। जैसे अगर मैं इसकी जगह पर ये लिख दूं कि ही वेंट, ये लीजिए ही वेंट दिल्ली। अब आप मुझे ये बताइए कैसे आपने पहचाना कि ये कौन सा टेंस है और ये कौन सा टेंस है? तो गोज से और वेंट से पहचाना, यानी क्रिया के फॉर्म से, वर्ब के फॉर्म से आपने ये जान लिया कि भैया ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस और ईएस लगा होता है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। यानी जो टेंस होता है उसके दो काम होते हैं। क्या काम होते हैं? कि वो वर्ब के फॉर्म को शो करेगा, दूसरा क्या काम है, वो किसी एक्शन के हैपन होने के टाइम को शो करेगा। ये इसका काम होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको टेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन बताई, जो कि हम लोग आगे जब टेंस पढ़ेंगे तो इसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज बस छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। तो चलिए अब टेंस पर सवाल किस तरह का आता है। मैंने बोला कि टेंस पर सवाल फिल इन द ब्लैंक्स के भी होते हैं और स्पॉटिंग एरर के होते हैं, लेकिन यहां मैंने केवल स्पॉटिंग एरर रखा और एक छोटा सा सेंटेंस बनाया जिसको आपको ढूंढना है कि इसमें कहां गलती है। और ये ध्यान रखिए कि टेंस की ही गलती है। पहला है ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। अचानक से क्या हुआ? सुधीर रिमेंबर्ड, सुधीर को यह याद आया दैट कि ही हैज नॉट लॉक्ड द ऑफिस, कि उसने ऑफिस को लॉक नहीं किया। सुधीर ने ऑफिस छोड़ा और अचानक से जब वो ऑफिस से कुछ दूर आया तो उसको ये अचानक से याद आया कि मैंने ऑफिस को लॉक नहीं किया है। अब आप बताइए सेंटेंस में कहां गलती है? आप लोग बता सकते हैं और उसी हिसाब से मैंने इसको लिखा कि आप लोग बता लें। चलिए बताइए क्या गलती है? ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, सुधीर रिमेंबर्ड
सुधीर को इस बात की याद आई दैट ही हैज नॉट लॉक द ऑफिस, कि उसने ऑफिस को लॉक नहीं किया है। यस, देखिए जो हैज लिखा हुआ है, हैज की जगह पर हैड होना चाहिए। ये आप लोगों ने नरेशन में भी पढ़ा है और टेंस में भी पढ़ा, तो आप इसका जवाब नरेशन के आधार पर ही दे सकते हैं। आपको एक बात मालूम है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और स्पॉटिंग एरर में तो ऐसे आएगा नहीं, स्पॉटिंग एरर में तो स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में आएगा। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, सबको याद है कि अगर वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में होती है तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका टेंस बदलता नहीं है। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग जो वर्ब है अगर वो पास्ट में होती है तो आगे आने वाले जो टेंस हैं वो किस में चेंज होते चले जाते हैं। एक लाइन बोलने जा रहा हूं, करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस में बदलते चले जाते हैं। करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस का मतलब क्या है? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आया होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट आया होगा तो पास्ट परफेक्ट में। अब यहीं रुक जाते हैं। अब आप देखो इधर लिखा है सुधीर रिमेंबर्ड, यानी ये किस में है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में है। अगर डायरेक्ट में होता तो आपको मालूम है क्या लिखा होता? लिखा होता ऑल ऑफ अ सडन सुधीर रिमेंबर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, he has not locked the office इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, है ना। तो आप उसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं, आप सबको मालूम है। अब आप देखो चूंकि ये पास्ट में है इसलिए आगे जो हैज आया है ये किस में चेंज हो गया? इसको हमने हैड में चेंज कर लिया। तो ये टेंस का भी क्वेश्चन है और ये नरेशन का भी क्वेश्चन है, क्योंकि नरेशन और वॉइस बिना टेंस पढ़े आ नहीं सकते हैं। जब आप टेंस पढ़ लेते हैं तभी आपको नरेशन और वॉइस के बारे में जानकारी हो सकती है। तो टेंस का मैंने एक आपको बताया, ये मेरा जो है फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब ये वाला मैं बताए बिना कभी आगे जाता नहीं हूँ, क्योंकि ये नरेशन भी है, ये टेंस का सीक्वेंस भी है, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी है। अगर मैं इसको यहीं पर हैज़ नॉट लॉक्ड को ब्लैंक कर दूं, जैसे ये ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, डी कर दिया, यहाँ हमने लिख दिया हैड नॉट लॉक्ड और विल हैव नॉट लॉक्ड, वुड हैव नॉट लॉक्ड, ऐसा बना दिया। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, किस टेंस की रिक्वायरमेंट है। हालांकि टेंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल आते हैं, और टेंस को और वर्ब को याद रखिएगा, टेंस और वर्ब ये एक साथ पढ़े जाते हैं, क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? एक होता है प्रेजेंट टेंस फॉर्म, दूसरा है पास्ट टेंस फॉर्म, तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और जो जिसको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। और उसका यूज आप तभी कर सकते हैं, या सही टेंस का यूज आप तभी कर सकते हैं जब आपको वर्ब की फॉर्म्स याद हो। अगर आपको वर्ब की फॉर्म याद नहीं होंगी तो आप सही टेंस का भी चुनाव नहीं कर सकते। इसलिए टेंस और वर्ब एक साथ पढ़ी जाती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में वही उसी क्वेश्चन को हम वर्ब का क्वेश्चन भी मानते हैं और उसी को हम टेंस का भी क्वेश्चन मानते हैं। तो ये मैंने आपको टेंस के बारे में बताया कि ये जो दूसरा आपका सिलेबस का जो दूसरा हिस्सा है वो टेंस है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा देर से पढ़ रहे हैं और आज फर्स्ट डे है तो अब धीरे धीरे थकने भी लगे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि क्लास को जो है वो डल किया जाए, बोर किया जाए, है ना। 8 बजे से आप लोग पढ़ रहे हैं और या 8:15 से जो भी पढ़ना स्टार्ट किया था वो काफ़ी देर हो गई आपको पढ़ते हुए। आज फर्स्ट डे है ना, तो आज जो आपकी क्लास है वो हम यहीं तक लेते हैं। अगली हमारी जो क्लास होगी वो कल अपने टाइम पर रिज्यूम होगी, जिस समय आप आए थे वैसे ही। और चूँकि अभी ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे हैं तो जब तक आप ये मान के चलें कि नेक्स्ट मंडे से आपकी जो ऑफलाइन की क्लास है वो वैसे ही स्टार्ट हो। ठीक है, ठीक, थैंक यू। शूज आप लोग बाहर उतार दिया करिए क्योंकि ये साफ नहीं हो पाता ना।
ऊपर आप लोग अभी ऑफिस में चलिए, अभी जाइएगा नहीं, 2 मिनट आपसे बात करनी है।